Hello बच्चों, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says हमें describe करना है process of inspiration under the normal conditions. तो अब मुझे बताओ कि breathing है, breathing की कितनी stages होती हैं? 2 stages होती है, ठीक है। एक होता है inspiration या फिर हम बोल सकते हैं inhalation and second one is the expiration या फिर हम बोल सकते हैं exhalation, बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द इनफ्लो और द इनहेलेशन ऑफ द फ्रेश एयर इनटू द लंग्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एयर इन लिख सकते हैं, ठीक। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। देखो, देखो अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगी? एयर एंटर करेगी लंग्स में, तो हम क्या लिख सकते हैं? एयर एंटरिंग लंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। लंग्स में एंटर की, यहाँ पे ये जो डायफ्राम है, यहाँ पे क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम सब चीजें देखेंगे कि डायफ्राम का क्या रोल है और इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलें, सो वी कैन से दैट रिब्स एंड स्टर्नम्स आर रेज्ड। रिब्स एंड स्टर्नम क्या है? रेज्ड। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity that is also going to be increased, ठीक है। इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो डायफ्राम है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें पता है कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब हम इन दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इंस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें डायफ्राम की, तो वी नो दैट कि डायफ्राम का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किसका होता है? मसल फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जिसकी वजह से जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो फ्लैट हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू लोअर डाउन, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो लोअर डाउन हो गया, वो फ्लैट हो गया, तो फिर क्या होगा? देयर वुड बी द इंक्रीज, हम बोल सकते हैं कि देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिससे कि एयर अंदर एंटर कर पाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज हुई, ठीक है। जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई, सो देयर वुड बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी ऑल्सो। होगी कि नहीं होगी? तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी भी होगी।
अब देखो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब हमें पता है, हमें एक रिलेशन पता है प्रेशर और वॉल्यूम का कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम होगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, ये चीज़ पता है हमें। तो अब मुझे बताओ कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी है, तो अब आप मुझे बताओ कि प्रेशर क्या होगा। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। देयर वुड बी द डिक्रीज इन द प्रेशर इन द पल्मोनरी कैविटी, इन पल्मोनरी कैविटी। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है कि बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे पल्मोनरी कैविटी में कम प्रेशर है, तो एयर की मूवमेंट कैसी होगी? आउटवर्ड टू इनवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो बाहर से अंदर एयर जाएगी, इसका मतलब क्या है कि इनहेलेशन होगा। तो वी कैन से दैट एयर एंटर कर जाएगी इन द लंग्स। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही मैकेनिज्म है। देखो जो बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द रिब्स, और ये जो कंट्रैक्शन होती है ये मसल्स की, तो ये क्या करती हैं कि ये लिफ्ट अप कर देती है रिब्स को एंड स्टर्नम को आउटवर्ड, देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो रेज हो रहा है। तो वो कौन करा रहा है? वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही करा रही हैं दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, दैट आर making this ribs and sternum raised, thereby increasing the volume of the thoracic cavity। तो फिर हमें पता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी की, तो मुझे बताओ कि फिर क्या होगा? फिर से वही होगा कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी। इसका मतलब क्या होगा? अगर अंदर इंक्रीज वॉल्यूम होगा तो फिर क्या होगा कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर कम प्रेशर होगा तो हाई टू लो प्रेशर मूव करेगा। तो देखो बेसिकली ना क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है ना वो सक्शन पंप की तरह बिहेव करता है। जब बाहर हमें पता है कि बाहर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो फिर वो एक सक्शन पंप की तरह बिहेव करेगा जिससे कि वो बाहर से अंदर की तरफ एयर जा पाए। तो फिर क्या होगा कि अगर डिक्रीज इन द प्रेशर इन द पल्मोनरी कैविटी तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका पाथवे देखें तो हमें पता है कि वो पहले अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में जाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर वो कहाँ पे जाता है? नेजल कैविटीज में, फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन द एल्वेलाई, जहाँ पे होता है गैसेस का एक्सचेंज। सो अगर हम एक बिल्कुल शॉर्ट में लिखें कि इनहेलेशन में होता क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एयर इन, ये लिख सकते हैं एयर इन। हमें पता है कि इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्सेलेशन क्या होता है? इट इज़ एन पैसिव प्रोसेस। अब हमें एक और चीज़ पता है कि इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाली चीज़ पता है हमें। इसके बाद में और क्या हो रहा है कि अब थोरासिक केज की या फिर हम थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो रही है? आप ऊपर से दिख के ही बता दो, अब तो आपने समझ भी लिया है। तो थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है इसका। और फिर क्या हो रहा है कि जो प्रेशर हो रहा है, जो प्रेशर है, प्रेशर इन द लंग्स मोर नेगेटिव बोल सकते हैं, मोर नेगेटिव, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर
अंदर जा रही है towards the lungs. So I hope you understood it well and best of luck.